कि आजाद भारत की तस्वीर ऐसे होना चाहिए। इतना मेहनत से लाखों लाख शहादत शहीद हेलबाज भारत देश के आजाद करल के लड़ाई अंग्रेज से, लेकिन आज जो परिस्थिति चाहे बड़का गांव रहो केड़ेदारी हो, ऐसा परिस्थिति देखे में अब है कि अंग्रेज से भी बुरा शासन चल रहा है। बिल्कुल जो विधायिका है कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ दल की हैं और सत्तारूढ़ दल की हैं, इसका स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपकी शॉर्टकट हो सकती है और नहीं तो फिर आप सरकार आपकी है, आप सरकार के माध्यम से, और ये रूल है कंपनी का, ये रूल है आपका 35 कोल ब्लॉक यहाँ स्थापित होंगे, यानी लगभग 35 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लगभग 350 के गांव उजाड़े जाएंगे, लगभग मोटा मोटी 2 लाख सवा 2 लाख की आबादी को प्रभावित किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ कोई कार्य होगा। यानी ठीक प्रवेश किए तो ऐसा अनुभव हुआ जैसे हम तालिबान या अफगानिस्तान में आए हैं। चारों तरफ प्रशासन का पहरा है, चारों तरफ स्पेशल पुलिस बुलाई गई है। हमारे गिरिडीह से भी कुछ पुलिसकर्मी साथी आए हैं, उनसे मेरी टेलीफोनिक बात हुई कि जहां आप जा रहे हैं वहां पहले से पुलिस काफ़ी भर दिया गया है, वहां पहले से आंदोलन हो रहा है, कंपनी वहाँ जबरन जमीन लेना चाहती है, वो पुलिस में है, लेकिन वो कह रहे क्या करें, हमारा ड्यूटी का सवाल है। यानी सबसे पहली बात एक सवाल ये बनता है, क्या हम गणतंत्र भारत के निवासी हैं? क्या हम उसी भारत में आज रह रहे हैं, अधिवास कर रहे हैं जो भारत संविधान के अनुसार चल रहा है? अगर ऐसा है तो फिर ये सारी शक्तियाँ, चाहे डीसी मैडम हो या एसपी महोदय हो या फिर जो प्रशासनिक शक्तियाँ हैं, वो एक कंपनी के इर्द गिर्द होकर क्यों घूम रही है? आज जमीन का क्या प्रावधान है, भूमि अधिग्रहण का क्या कानून है कि लोगों की रजामंदी होनी चाहिए? एक ग्राम सभा आयोजित हो, उस ग्राम सभा के माध्यम से लोगों को उस कंपनी जो स्थापित होगी उसके उद्देश्य से परिचय करवाया जाए, उस कंपनी का क्या उद्देश्य है, उस कंपनी से लोग किस प्रकार लाभान्वित होंगे, उन्हें क्या लाभ हो सकता है, देश को क्या उन्नति होगी। उसके बाद चर्चा परिचर्चा होने के बाद लोगों की रजामंदी, जिसमें लगभग 80% लोगों की जो रैयत हैं उनकी रजामंदी के बाद आप जमीन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ तो ठीक उलट हो रहा है। आप वीडियो भी देख सकते हैं किस प्रकार एक बूढ़ी महिला को, लगभग ठीक है महिला ही पुलिस है लेकिन 12-13 की संख्या में ऐसे उनको घसीट कर पीट रही है जैसे कोई एक माने अलगाववादी है, जैसे उसका संबंध किसी आतंकवादी संगठन से है। तो आज एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और इसमें दोषी अपना देश को बेचा जा रहा है। दादा, जिस क्षेत्र में एनटीपीसी क्रूरता से पेश आ रही है उस क्षेत्र की विधायिका का जो है सो अपना राज्य सरकार में अहम भागीदारी है, क्या विधायक के ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल जो विधायिका है कहीं ना कहीं वो सत्तारूढ़ दल की हैं और सत्तारूढ़ दल की हैं, इसका स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं आपकी शॉर्टकट हो सकती है और नहीं तो फिर आप सरकार आपकी है, आप सरकार के माध्यम से, और ये रूल है कंपनी का, ये रूल है जो अगर जमीन भी ले ली, अगर उसमें कोई परियोजना नहीं खड़ी हुई है तो 5 साल के भीतर राज्य सरकार उसमें समीक्षा करते हुए रैयत को जमीन वापस कर सकती है। लेकिन यहाँ सोई हुई है। तो ठीक उसी प्रकार अगर हमारी विधायिका यानी जो हमारे लेजिस्लेटिव के अंग हैं, अगर विधानसभा में बैठे जो विधायक हैं वे अगर अपनी शक्तियों का सही उपयोग करें तो कंपनी भी कंट्रोल में रहेगी, ब्यूरोक्रेसी भी कंट्रोल में रहेगी। दादा, इस क्षेत्र से जो है सो कोयला ग्रामीण सड़क से ले जाया जा रहा है पावर प्लांट, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए जैसा कि सुनने में भी आया, कहीं ना कहीं इस दुनिया में और भी बहुत सारे देश है जहां जब बिजली का अथवा किसी ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उसके लिए चाहे कोयला के माध्यम से हो, यूरेनियम के माध्यम से हो या फिर अन्य जो स्रोत हैं उनके माध्यम से उसका सृजन किया जाता है। लेकिन दुनिया के देशों ने, खासकर एक चेरनोबिल घटना हुआ था आपका यूरोप में, वहाँ जब वो घटना हुआ तो उन्होंने क्या किया, उस घटना के बाद उस प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया। उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया कि इंसान का कत्ल करके, पर्यावरण को क्षति पहुंचा के हम किसी प्रकार का विकास नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ ठीक उलट है, यहाँ पर्यावरण की भी क्षति होगी। जब 35 कोल ब्लॉक यहाँ स्थापित होंगे, यानी लगभग 35 लाख पेड़ काटे जाएंगे, लगभग 350 के गांव उजाड़े जाएंगे, लगभग मोटा मोटी 2 लाख सवा 2 लाख की आबादी को प्रभावित किया जाएगा, उसके बाद ही यहाँ कोई कार्य होगा। यानी ठीक हमारे देश में इसका उल्टा होता है। यहाँ पर्यावरण को डिस्टर्ब करके, यहाँ इंसान को क्षतिपूर्ति करके किसी भी योजना को किया जाता है। आज जो लोग कहते हैं, चलिए सबसे पहला बात लॉजिकली बात को रखते हैं, कोयला
कोयला का उत्पादन क्यों किया जाता है? यानी मैक्सिमम बिजली उत्पादन के लिए। बिजली उत्पादन के लिए आप कहते हैं कि हम महाशक्ति बनेंगे, आप कहते हैं कि हम जापान का मुकाबला करेंगे, तो कम से कम जापान को सीखें। जापान ने स्पीड ब्रेकर से बिजली उत्पादन करना शुरू किया है। जापान ने आपका चलती ट्रेन से बिजली उत्पादन करने का मतलब है आपके पास विजन भी नहीं है, आपका मिशन भी नहीं है, आप केवल और केवल कुछ कॉरपोरेट्स को फायदा देना चाहते हैं। हमारे पास भी लगभग लाखों में आपका फैला हुआ NH का जाल है, NH सड़क का। वहाँ अगर हम लोग पवन चक्की के माध्यम से जो डिवाइडर उसके बीच अगर हम लोग पवन चक्की की स्थापना करें छोटे छोटे स्तर से, अगर हम लोग सौर ऊर्जा वहाँ स्थापित करें जो डिवाइडर है, तो उस ऊर्जा से हम लोग बिजली उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास विजन होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है जो हमारे सरकारें बैठी हैं इनके पास ये मानसिकता है कि जो गरीब लोग हैं इनका जीवन में कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए इनको विस्थापित करें, इनकी नस्लों को नष्ट कर दें, इन्हें पलायन हो जाए, इनसे उनको कोई वास्ता नहीं। अगर होता तो आज राज्य में ढंग की एक विस्थापन नीति होती, आज देश में ढंग की पूरे देश में ढंग की एक विस्थापन नीति होती। लेकिन आज जो भी मार मिल रही है, जो तरफा हमला केवल झारखंड के साथ हो रहा है। उदाहरण के लिए आपका जिस प्रकार हमारे झारखंड में कहीं CCL है, कहीं BCL है और कहीं ECL है आपका शायद गोड्डा साइड में, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश के सिंगरौली नामक क्षेत्र में NCL कार्य करती है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। महाराष्ट्र के नागपुर में वेस्टर्न कोल लिमिटेड कार्य करती है। लेकिन उनकी कार्य करने की शैली क्या है न, जो लोग विस्थापित होंगे पहले एक सर्वे होगा, सर्वे के बाद उन्हें पहले मकान अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद उन्हें घर तोड़ा जाएगा और फिर उनकी ज़मीनें ली जाएगी, फिर वहाँ कोलियरी यानी कोयला का खनन किया जाएगा। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है। यहाँ आप कोर्ट के भरोसे हैं अपने नियोजन को पाने के लिए, आप यहाँ कोर्ट के भरोसे अपने मुआवजे के लिए, और नौकरी की बात मत कहिए, क्योंकि आप बेरमो क्षेत्र में चले जाइए जहाँ से हम संबंध रखते हैं उस आस-पास में कोई केस 1951 से लटका है, कोई केस 1964 से लटका है। आज भी लोग न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं कि जमीन मेरी गई है, या तो मुझे नियोजन मिल जाए या फिर उस जमीन के बदले मुझे मुआवजा मिल जाए। लेकिन 70 सालों बाद यहाँ कार्रवाई नहीं हो पाई है। यानी आप कह सकते हैं झारखंड को ये लोग कहीं ना कहीं दोहरी नज़र से, दोहरी मानसिकता के साथ देखते हैं। यहाँ के जो मनुष्य हैं उन्हें मनुष्य ना गिनकर उन्हें पशु से भी बदतर गिनते हैं। दादा जिस क्षेत्र में आए हैं, ये क्षेत्र की जनताओं का जमीन तो छीन ली गई है, लेकिन उस एवज में यहाँ के लोगों को कोल माइंस में जो है सो मजदूर के रूप में खटाया जा रहा है, उसको 12,000 रुपये दिया जा रहा है। उस पर क्या कुछ कहेंगे? एक सबसे पहली बात, जहाँ जिनका रैयत का जमीन लिया गया है और भूमि अधिग्रहण का ये प्रावधान है कि जिनका जमीन अधिग्रहण किया गया है, जो लोग उस परियोजना के माध्यम से प्रभावित हुए हैं, सबसे पहले अगर उस योजना से कोई भी नियोजन सृजन होता है, किसी प्रकार के सृजन मैंने नौकरी अगर वहाँ से बनती है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जो प्राथमिकता होगी वो उनको जाएगी जिनका भूमि गया है। तो ऐसी परिस्थिति में जो लोग मनमानी कर रहे हैं, चाहे कंपनी में बैठे CMD हो या मैनेजर हो, वे लोग दोषी हैं। अगर वास्तव में आज अगर संवैधानिक देश है और जो DC मैडम हो या SP साहब जो भी हैं, जो कानून का पाठ पढ़ा रहे हैं, अगर वे वास्तव में कानून के रक्षक हैं, कानून के हितैषी हैं, तो अपनी लाठी कभी CMD या GM पर चला कर दिखाए, तब हम मानेंगे। और नहीं तो हम यही कहेंगे, भले ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है लेकिन चंद मुट्ठी भर लोगों के इशारों पर चल रही है। भले हम स्वतंत्र हैं लेकिन एक प्रकार से अघोषित तानाशाही का दौर इस राज्य में, इस देश में चल रहा है, जहां गरीब की ना सुनी जा रही है ना उसकी कोई फरियाद सुनने वाला है। ये कानून का जो धौंस है केवल और केवल गरीबों को दिखाया जाता है। 144 लगा देंगे तो आप ऐसा करोगे तो आप कानून को उल्लंघन करते हैं, आप पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा। लेकिन जो हजारों हजार एकड़ जमीन को मैंने गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जे में लेकर कंपनी के उन्नति के लिए, मुट्ठी भर लोग उन्नति के लिए जो धड़ल्ले से कार्य कर रहे हैं, खनन कर रहे हैं, उन पर बोलने वाला कोई नहीं है। करें, पहले पेड़ लगाएं। जिन लोगों की ज़मीनें ली जाएगी उन्हें विस्थापित एक क्षेत्र तय करें, वहाँ उन्हें विस्थापित के तहत, उन्हें विस्थापित पॉलिसी के तहत उन्हें बसाया जाए, उन्हें नियोजन का प्रावधान लिखित किया जाए। उसके बाद आप उनके घरों को, उनकी ज़मीनों को अतिक्रमण, अधिग्रहण करने का प्रयास करें, तब समझ में आती है। यदि अगर ये सच्चाई होती तो आप हजारों हजार उदाहरण आपके धनबाद और बोकारो मिलेंगे जहाँ के लोग आज भी कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में आप ही बताइए, हम कंपनी की झूठी फरियाद को, झूठी आश्वासन को माने या फिर उन रैयतों के दर्द को देखें जो आज 70 सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दादा एक अंतिम सवाल है, यहाँ की जमीन जो है सो रैयतों को छीन चुकी है, उसके बाद आपकी सभा यहाँ होना क्या मुकम्मल है? देखिए, सबसे पहली बात, जानकारी हमें जानकारी नहीं थी। यदि हमें पूर्व में जानकारी दी जाती और हम चाहेंगे कि हमारे इंटरव्यू के बाद यहाँ और भी बहुत सारे साथी बैठे हैं, हमारी एक दीदी बैठी है, भाई लोग बैठे हैं जो इस क्षेत्र संबंध रखते हैं, इन लोग आंदोलन कंटिन्यू किए हैं, आप इन लोग से भी बात कर लेंगे। तो मुझे चूंकि जानकारी उस समय नहीं थी, अगर उस समय जानकारी होती तो हम उस समय यहाँ आते हैं। लेकिन देर आए दुरुस्त आए,
हम आज जो भी इनका मुद्दा है, जो भी इनका संघर्ष है, उस संघर्ष में इनके साथ। दादा, इस क्षेत्र में कई कंपनियां का आगाज हो चुका है, कई जगह में, और क्या कहीं सभा करेंगे आप? निश्चय ही चूँकि अभी जो हमारी लड़ाई रहेगी वो कहीं ना कहीं जो कोल ब्लॉक्स मनमाने ढंग से यहाँ विस्तार किए जाएंगे, जिनका विस्तारीकरण किया जाएगा, और उसका एक इश्तेहार पढ़ रहे हैं तो उसमें स्पष्ट लिखा है जो ग्राम सभा है उसको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है। तो ग्राम सभा यदि हटाया जा रहा है, यानी इससे आप दूसरा एंगल खोज सकते हैं कि आप जब ग्राम सभा को निरस्त किया जा रहा है तो फायदा किसको मिलेगा? फायदा कंपनी को जाएगा। यानी एक तो कंपनी पहले से फायदे में है, आज जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है तब से लेकर तमाम कंपनियां फायदे में है। उसके बावजूद जो आप कानून लेकर आते हैं, ग्राम सभा को निरस्त करते हैं, ग्राम सभा के महत्व को कम करते हैं। ग्राम सभा यानी गाँव, गाँव यानी गरीब, गरीब यानी किसान मजदूर, यानी आज उनको आप हस्से में रखने के लिए